हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 8 से है। 8 का फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हमने 7th क्लास की जो हमने चैप्टर पढ़ा वे क्या था? वे था रेगिस्तान में जीवन। तो विभिन्न प्रकार के हमने रेगिस्तान देखे इससे पहले चैप्टर में, और इस प्रकार हमने उसके वातावरण और उसके रहन सहन और वहाँ का जो भी माहौल है वे सब हमने देखा। अब आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संसाधन। आखिर संसाधन है क्या? ये हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? और संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संसाधन की महत्वता क्या है? इत्यादि इन सब अध्याय में हम उसे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर और जानते हैं संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखकर कपड़े, बर्तन, अनाज और कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वे संसाधन कहलाता है। चारों ओर देखो और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से विद्यालय पहुंचने के लिए उपयोग किए गया रिक्शा, पुस्तकें और जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन कहलाते हैं। तो हमारे जीवन में हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, वो हमें किसी प्रकार से भी मदद करती हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, वे सभी क्या कहलाती है? वे सभी संसाधन कहलाते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उदाहरण के रूप में बता रहे हैं ये कि पिता ने नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिस ताज़ी सब्जी का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। तो वे प्रत्येक चीज़, चाहे वे छोटी से छोटी हो और चाहे बड़ी से बड़ी हो, जिसका जीवन में उपयोग अगर किया गया है तो वे संसाधन, इन्हीं चीज़ों को संसाधन कहा जाता है। आगे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए ये उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता अर्थात मतलब हम अपने जीवन पर्यंत में उनका प्रयोग करते रहते हैं, या फिर कह दीजिए उपयोगिता या उपयोज्यता, उसे एक संसाधन बनाते हैं।
कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार हमारे जीवन में मदद दे रहा है किसी कार्यक्रम में, हमारे जीवन का कोई भी एक भाग है, तो ये सब एक प्रकार से संसाधन कहलाते हैं। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं एवं समय संसाधन बनाती हैं। अम्मा ने क्या बताया, जो वस्तुएं हैं और उस समय संसाधन बनाती है जब आप उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। कहने का अर्थ ये है कि जो भी संसाधन हैं, जब उसका कोई भी मूल्य होता है, कोई भी संसाधन है, कोई भी वस्तु है, जब उसका मूल्य होता है और इसका प्रयोग होता है, इसकी उपयोगिता होती है, तो उसे इस मूल्य प्रदान करते हैं, उसको एक प्रकार से महत्वता दी जाती है, उसे मूल्यता प्रदान की जाती है। उसी को, इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, मूल्यवान संसाधन कहलाती हैं ये सभी चीज़ें, और इसी को मूल्यवान कहते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्यवान का जो मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य अर्थात जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ पर काफ़ी खनन के पश्चात कोयला मिलता है, तो इसका आर्थिक मूल्य है। लेकिन ऐसे ही मान लीजिए कोई पशु पक्षी है, कोई मोर है, और ये सब क्या हैं, ये सब, या फिर कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, ये सब देखने में बहुत आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य नहीं है। वो सिर्फ, हाँ, वो साज सज्जा के लिए दिख रहा है, वो इतना सुंदर है, हाँ, उसकी उपयोगिता तो है, मतलब किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वे आर्थिक मूल्यों के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल्यवान का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है, मान लीजिए कोई लौह वस्तुएं हैं या फिर लौह उत्पादन की वस्तुएं हैं, या ऐसी कोई महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिसका आर्थिकता से संबंध होता है, तो वे आर्थिक मूल्यवान संसाधन कहलाते हैं। जबकि इसके अपेक्षा जो सिर्फ देखने में, हाँ, अच्छी है, ओके है दूर से, और एक आकर्षक लगता है, तो वे जो होता है वे आर्थिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आते। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते उनका कोई महत्व नहीं है, उनका भी महत्व है, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो समय के साथ साथ क्या होता है, आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दादी के नुस्खे हैं पुराने,
जो दादी नानी के नए नए घरेलू नुस्खे होते हैं, तो ये सब इनका उपयोग तो है, लेकिन ये एक तरीके से इनका वाणिज्यिक मूल्य जो कहते हैं, इनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर इसी घरेलू नुस्खे का उपयोग अगर पेटेंट के अंतर्गत तो इसका उपयोग करके मेडिकल फार्म हाउस के द्वारा इसे बेचा जाए, या कोई मान लीजिए दादी नानी का कोई नुस्खा है पुराना और उसमें पता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई रोग लगा है, तो दादी नानी जानती है कि हाँ घरेलू उपाय कि इस पेड़ की छाल से या इस पेड़ के पत्तों की दवाई से या इस पेड़ के पत्तों को पीस कर इस प्रकार सेवन किया जाए या इसे किसी के साथ ग्रहण किया जाए, तो उससे ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और ये तो उनके लिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब इसी का पेटेंट हो जाता है, अर्थात मेडिकल फॉर्म द्वारा एक अच्छी तरीके से औषधि बनाकर उसे पैकिंग कर कर बेची जाती है, तो तब उसका आर्थिक जो वाणिज्यिक मूल्य कह सकते हैं हो सकता है, तब वो एक आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती है। अब जानिए पेटेंट किसे कहते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का अर्थ ये होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र एकाधिकार। कोई मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, तो ये वो क्या करती है, अक्सर पेटेंट को अपनाती है। मतलब कहीं जैसे कहीं ग्रामीण क्षेत्र हो गया या वहाँ के जो कुछ विशेष ऐसी वस्तुएं होती है जो ढूंढ कर लाती है, कुछ नया आविष्कार हो गया या कुछ एक नई जानकारी हो गई, कुछ एक मान लीजिए यहाँ पर दादी नानी के नुस्खे की बात ही कर रहे थे, तो मान लीजिए कहीं केरल में कहीं मसालों से संबंधित कोई क्या हो गया, मसालों से संबंधित कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी औषधि मिली है जिससे हाँ पता है कि ये परिवर्तन होता है इसके सेवन करने से, और इतने दिन तक इसको इस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है और इस प्रकार उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यही अवस्था अगर ये कोई कंपनी अपना लेती है तो पेटेंट हो जाता है, अर्थात उस विचार पर, उस जो भी उसकी जो विशेष जानकारी उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो वे जानकारी वे खुद तो उपयोग करेगा, लेकिन अब वो किसी और को उपयोग नहीं करने देगा, इससे कोई और लाभ नहीं उठा सकता, तो उसे कहते हैं पेटेंट। इसी प्रकार समय में प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और जो प्रौद्योगिकी है ये क्या है, ये महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग उसमें ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार और ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आगे की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। कहने का अर्थ क्या है, जो ये प्रौद्योगिकी है और जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण दो कारक है। ये किसी भी संसाधन को, किसी भी ऐसी चीज़ों को जो मनुष्य है वो किसी भी सूत्र में प्रस्तुत कर सकता है, और जो प्रौद्योगिकी है वे उसमें सहायता प्रदान करता है। तो ये दो हैं जो महत्वपूर्ण कारक है, और इस प्रकार ये संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं और उसमें काट छाट कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ये विचार, ज्ञान और आविष्कार की खोज ही है। ये प्रक्रिया जो करते हैं उस किसी चीज़ में परिवर्तन लाना, किसी चीज़ को किसी दूसरे से जोड़ना,
तो ये सब क्या एक तरीके से क्या कार्य करते हैं, ये एक विचार का काम करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं, आविष्कार का काम करते हैं। संसाधन की रचना करते हैं और प्रत्येक खोज एवं आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते रहते हैं। तो इस प्रकार यदि एक खोज की गई है तो अब उसके आगे का प्रोसेस चलेगा, इससे क्या होगा, इसमें इससे और क्या परिवर्तन आएगा, अब इसमें और क्या जोड़ा जाए जो ये बेहतर बन जाए, और अब इसमें कमी क्या रह गई है जो उसको पूरा करने के लिए किया जाए। तो इस प्रकार देखने को मिलता है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, यही एक उदाहरण दे रहा है कि जैसे कि प्रारंभ में आग की खोज, पहले तो आग थी ही नहीं, आग कैसे जली, बाद में लोगों ने उसे पत्थर पे पत्थर मारा, फिर पता चला कि इससे आग होती है। फिर एक समय आया कि आगों को एक जिंदा रखा जाने लग गया, मतलब उसमें वे 24 घंटे कुछ ना कुछ जला के रखते थे। जैसे कोई घास फूस हो गया उसको जला दिया क्या, मतलब उसमें थोड़ी सी उसमें आग डाल दी, अब वो उसमें से धुआं निकलता रहेगा और वो सुलगता रहेगा। तो इसी प्रकार ये वही कह रहा है कि प्रारंभ में आग की खोज हुई, फिर क्या हुआ, खाना बनाने की पद्धति लोगों को मिली और उनको कुछ ज्ञान हुआ, फिर अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, फिर इस प्रकार अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। फिर एक और उदाहरण दे रहा है, जबकि पहिए के आविष्कार में अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और मैं ये पहिए के आविष्कार की बात कर रहा है कि अनंत परिवहनों के नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो यहाँ पे एक आग का उदाहरण देते हैं, एक पहिए का उदाहरण देते हैं। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर धीरे धीरे व्यापार में तीव्रता आई। प्राचीन समय की बात कर रहा है, ये उदाहरण दे रहा है। उसी प्रकार जल जो इस तेजी से प्रवाहित होता है, लोगों ने उससे बिजली बनाना सीख ली और इस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होकर निकलकर सामने आए। तो कहने का अर्थ ये है, जो मानव होता है और प्रौद्योगिकी होता है, इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है अपने स्थान पर। संसाधनों के प्रकार, संसाधन के देखिए कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित और अन्य मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन को किस प्रकार दिखाया गया है, एक प्राकृतिक के द्वारा, एक मनुष्य निर्मित द्वारा, मानव में वर्गीकृत किया गया। दो प्रकार से मानव ये जो संसाधन बताए हैं, एक तो मनुष्य द्वारा प्रक्रिया करके निर्मित किया जाता है और उसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी किए जाते हैं, और दूसरा जो बता रहा है, दूसरा है ये एक प्राकृतिक संसाधन। ये तो एक प्राकृतिक अपने जिस रूप से ये प्राकृतिक अपनी वनस्पति वगैरह को उगाती, उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो हैं वे होते हैं जो प्रकृति से उसी प्रकार प्राप्त है और जो बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। अर्थात जो प्रकृति से कुछ भी संसाधन जिस रूप में प्राप्त है उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के।
तो ये होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और जैसे इसमें देखा वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा एवं खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो उदाहरण के रूप में क्या है, ये जो वायु है, हम जिस वायुमंडल में सांस लेते हैं, इसके अलावा नदियाँ हो गई, झील हो गए, जल हो गया, नदियों और झील में जल ही पाया जाता है। और जल के आसपास क्या होता है, नमी होती है, मृदा होती है, अर्थात जो मिट्टी है वो उसी रूप में विराजमान है, जैसी है वो वैसी ही है, उसमें कोई इंसान कुछ घटाव और बढ़ाव नहीं कर सकता। अगर वो घटाना भी चाहे तो नहीं घटा सकता और बढ़ाना भी चाहे तो नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज हो गया, ये सभी क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो ये सब संसाधन हैं वे बिना किसी भुगतान के प्राप्त होती है, हमें एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। वो भी एक तरीके से ये मान लिया जाए प्रकृति का एक उपहार है मनुष्य के लिए, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में जो है कृषि जो प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि प्रकृति में संसाधन का एक सबसे अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है, जैसे कि औजार हो गए, प्रौद्योगिकी हो गई, इसकी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी के माध्यम से हो, चाहे प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो, औजार के माध्यम से हो, और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से हो। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से मानवीकरण और अमानवीकरण संसाधनों में विभाजित किया है। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, मानवीकरण और अमानवीयकरण। तो मानवीयकरण देखते हैं क्या है। वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सूरज जो सौर है वे, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित एवं नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की जो कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों को सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। कहने का अर्थ ये है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, ठीक उसी रूप में जिस रूप में वे है। जैसे कि शोर, अर्थात आकाश में जो शोर है वे हो गया। ये जो पवन है, पवन हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आने वाले और भी संसाधन हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी खतरे की कगार पे हैं, अपने नष्ट होने के कगार पे हैं। जैसे जल जो है वे हालांकि पृथ्वी का 97% हिस्सा जल से ही भरा हुआ है,
लेकिन फिर भी यहाँ जल की कमी है। क्यों? क्योंकि पेयजल की कमी है। वैसे तो समुद्र में खारा पानी अनेकों किलोमीटर तक वहाँ पर फैला है, लेकिन शुद्ध जल की का मतलब अभाव है। इसके अलावा मृदा हो गया, वन हो गया, इन सब का लापरवाही से के साथ उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो नवीकरणीय साधन हैं वे खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो नवीकरणीय संसाधन हैं वे उनकी उपयोगिता जाने बगैर व्यक्ति अंधाधुन उसका उपयोग करते ही जा रहा है। जैसे जल हो गई, मृदा हो गया, और वन का लापरवाही से खास तौर पर प्रयोग करने से उसका जो भंडार होता है, भंडार को प्रभावित करता है अगर उसका लापरवाही से उपयोग किया गया तो। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल जो है वे असीमित प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी जल की जो कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो कहने का अर्थ ये है, तो नवीकरणीय संसाधन में जल भी आता है, लेकिन जल का भी अभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वे अपनी मर्जी से अंधाधुन उसका उपयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक उससे अधिक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका भंडार सीमित है। भंडार के बारे में समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि जो है मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। क्या इनका जो वितरण है वे असमान है? देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा? अनवीकरणीय अभी ठीक है। अनवीकरणीय में वे संसाधन आते हैं जिनका जो अगर वे एक बार समाप्त हो जाएं तो उसको फिर प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में क्या बताया? उदाहरण के रूप में क्या है, जो जैसा कि कोयला, अगर ये एक बार समाप्त हो गया, जहाँ भी पाया जाता है, कितने भी दूरी क्षेत्र पे, अगर ये समाप्त होने लग गए बहुत तेजी से, तो एक दिन तो समाप्त हो ही जाएंगे। लेकिन इसका जब निर्माण होगा, कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सब जो हैं बहुमूल्य चीजें हैं, ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये हालांकि निर्मित तो होते हैं, लेकिन कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, और एक मनुष्य क्या, उसमें कई मनुष्यों का जीवन बीत जाए ना, फिर भी वो जल्दी संसाधन प्राप्त नहीं होते। इसीलिए वे अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक शब्दावली सुनिए, समझिए ये जरा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संसाधन का भंडार यह उपभोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। तो संसाधन का भंडार किसे कहते हैं? जो भी उपभोग करते हैं, मतलब कहने का अर्थ जो भी प्रयोग करते हैं, जो भी दैनिक जीवन में प्रयोग के अंतर्गत हमारे दैनिक स्तर में
प्रयोग करने के पश्चात संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। कोई भी कुछ भी मान लीजिए संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये है संसाधन का भंडार। कहने का अर्थ आप उपयोग करो और उसको उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता हो, और फिर वे उसको उसी प्रकार रहने दो। ओके, आगे देखिए ये क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? ये कुछ हमें कुछ बता रहे हैं। ये यहाँ पे आके चेंज हो गए। हमारी 7th क्लास तक चंद्रमा थे ना, वो जो साइड से वो बताते रहते थे, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? तो अब इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी आ गई है। तो अब हमें पृथ्वी बता रही है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या एवं योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जो हम अधिकांशतः ये शब्द प्रयोग करते हैं कि मानव संसाधन, इसका एक तरीके से अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ ये है कि जो लोग हैं, लोगों की संख्या जितनी है और उनकी योग्यता, ये एक प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप की बात कर रहा है, और इसी को क्या कहा गया है? मानव संसाधन के रूप में देखा गया है। मानव को संसाधन के संदर्भ में मतभेद है।